करते हैं अपन लोग। अपन ने P&L कैसे बनता है इसके बारे में डिस्कशन हमने यहाँ पे किया था। अब हमें समझना है P&L के बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है इस चीज के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान समझना। तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है इस चीज के बारे में अपन पढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो यहां बनती है, जब भी हम बैलेंस शीट बनते हैं लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट, जिस भी कंपनी का नाम वो लिखेंगे बैलेंस शीट। और जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो अभी तक आप बैलेंस शीट एज ऑन वर्ड ही लिखते हो बेटा, बट अब एज ऑन नहीं, अब लिखा जाएगा एज एट, जो भी डेट है और लिखा जाएगा यहां पर पर्टिकुलर नॉट्स एंड रुपीज, दैट्स इट। और अभी तक बचपन से लगाकर अभी तक जो बैलेंस शीट बना रहे हो वहां पे असेट्स भी गिवन होता है, लायबिलिटी भी गिवन होता है, तो आप बैलेंस शीट असेट्स और लायबिलिटी ऐसे बनाते हो। पर अब नहीं, आपको वर्टिकल फॉर्मेट में ही आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो कैसे बनेगा इस चीज के बारे में बात करें तो यहां पर बैलेंस शीट की मैं लिख रहा हूं A पॉइंट 1 पॉइंट। अब नाम है बेटा, हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखते हैं बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बड़ा हम पहले लायबिलिटी बोलते थे, अब लायबिलिटी वर्ड नहीं, अब नाम क्या आएगा बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो क्लियर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब पॉइंट नंबर 2 हम लिखेंगे असेट्स, आज भी लिखेंगे बेटा हम असेट्स। अब बेटा लायबिलिटी का सबसे पहले लिखा जाता है क्या बेटा? शेयर्स होल्डर्स फंड। क्या लिखो बेटा? शेयर होल्डर फंड। इस शेयर होल्डर फंड के लिखेंगे बेटा सबसे पहला पॉइंट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? शेयर होल्डर्स फंड क्या लिखा? क्या बेटा? शेयर कैपिटल और क्या बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब अभी तक जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या अलग अलग लिखते हैं? अब नहीं, अब क्या करेंगे? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर दोनों का अमाउंट को जोड़कर सम कर जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को यहाँ पे लिखा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये बात समझ में नहीं आई। अभी तक क्या होता था? इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए, तो 5 लाख को अलग दिखाते, 3 लाख को अलग दिखाते थे। अब नहीं, 5 + 3 कुल कितना हुआ बेटा? 8 लाख। 8 लाख को यहाँ पे दिखाया जाएगा, बात खत्म। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इन दैट सिचुएशन क्या होगा? इस चीज के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया। तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा अभी आप क्या करते हो? P&L, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सबको अलग अलग लिखते हो। अरे हाँ है ना। और जो P&L का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो P&L का डेबिट बैलेंस को बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हो। अरे बेटा अभी तक आप क्या करते हो? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व है सब रिजर्व को नाम लिखा, यहां लिखा, यहां लिखा, ऐसे लिखते हो। और मान लो अगर P&L का डेबिट साइड आ जाता है, लॉस होता है, लॉस को आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में तो एसेट साइड में शो करते हो, एसेट साइड में शो करते हो। हाँ बोलो बोलो, एसेट में। तो अब ऐसा नहीं है, जितने भी रिजर्व्स हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे क्या हो बेटा नेगेटिव हो, सबको एक साथ टोटल करके यहां पर लिखा जाएगा। सर समझ में अच्छे से नहीं है। सो एग्जांपल, मेरे पास जनरल रिजर्व है, मेरे पास P&L है, मेरे पास कैपिटल रिजर्व है, मेरे पास से एग्जांपल सिक्योरिटी प्रीमियम है, मेरे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, मेरे पास डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इतने सारे रिजर्व रखे हुए हैं। तो सबको मैं अलग अलग शो नहीं करूंगा, सबको एक साथ टोटल करूंगा और टोटल करके मैं यहां लिखूंगा। क्या समझ में आया? इसी के साथ साथ अगर मान लो जो P&L था मेरे पास लॉस आ रहा है, P&L का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो कोई बात नहीं, सबको लिखो, सब लिखो, सब लिखो, सब लिखो, सब लिखो। इसका बैलेंस है, यहां से लेस करो इसमें से, फिर जो नेट अमाउंट आएगा उस नेट अमाउंट को यहां पे लिखा जाएगा। अब आया समझ में? अब आया समझ में? अरे बोलो क्लियर? ये हो गया। अब हो गया, उसके बाद ये लिखने के बाद दूसरी हेडिंग आएगी बेटा, यहां पे ध्यान से
नॉन करंट असेट्स। क्या है बेटा? नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स के बारे में आई एम सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी। पहले लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखते थे आप लोग पहले। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वर्ड नहीं आएगा, अब नाम क्या आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर? अब नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा जाएगा क्या बेटा? वो डिवेंचर्स, उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? जितने भी लॉन्ग टर्म लोन है वो सब लोन यहां पे 1 बाय 1 करते हैं, यहां पे लिखा जाएगा। क्या समझ में आया? अब नेक्स्ट आएगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर्स, उन सबको यहां पे लिखा जाएगा 1 बाय 1। क्या समझ में आया? इन सबको यहां पे लिखा जाएगा और इन सबका आपस में टोटल किया जाएगा। देन जो अमाउंट आएगा दिस इज टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अरे हाँ है ना। अब जब बैलेंस शीट की असेट साइड में जाऊंगा, कहा जाऊंगा? बैलेंस शीट की असेट साइड में। जब मैं बैलेंस शीट की असेट साइड में जाता हूं तो सबसे पहले लिखा जाता है यहां पर क्या बेटा? फिक्स्ड नहीं, नॉन करंट असेट्स। फिर इसमें लिखा जाएगा क्या बेटा? फिक्स्ड असेट्स। उसमें लिखा जाएगा क्या? टेंजिबल असेट्स। और पता है आप लोग क्या आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, क्या इन सबको अलग अलग लिखते हो बैलेंस शीट में? बेटा क्या आप जब बैलेंस शीट बनाते हो अभी जब आपने 11th में बनाया होगा तब आपने प्लांट अलग दिखाया, मशीनरी अलग, लैंड अलग, बिल्डिंग अलग, फर्नीचर अलग, क्या सबको अलग अलग दिखाते हो? अब आपको अलग दिखाना नहीं है, इन सारी असेट्स को, जितनी भी टेंजिबल असेट्स है, इन सबको एक साथ जोड़कर आपको यहां पे शो करना है। अरे हाँ है ना? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं फिर लिखा जाएगा इन टेंजिबल असेट्स, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। क्या दिस ऑल आर द इंटेंजिबल असेट्स एग्जांपल? बेटा पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, क्या इन सबको आप अलग अलग शो करते हो? बट इसको अलग अलग शो, जितने भी इंटेंजिबल असेट्स है उन सबको एक साथ यहां पर लिखा जाएगा। अरे हाँ है ना? फिर लिखो यहां पे क्या बेटा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या हो जाएगा बेटा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा अपन? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में जब आपसे बात किया जाएगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज के बारे में अपन को यहां पे समझना है। तो जब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में जब आपसे बात करूं तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होगा ये हमने समझ लिया। अरे बोलो। तो जब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में जब मैं आपसे बात करूं तो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो क्या आएगा उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या समझ में आया? अब हेडिंग आती है कौन सी बेटा? आप लोग लिखते हो करंट, सुनो नेक्स्ट आएगा अदर नॉन करंट असेट्स। बेटा डिस्काउंट एंड इश्यू डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशंस। प्रवीण मैंने क्या बोला? डिस्काउंट एंड इश्यू डिबेंचर्स होता है। अरे डिबेंचर्स को इश्यू डिस्काउंट पे करते हैं तो डिस्काउंट में खर्चा है, लॉस है। क्या उस लॉस को बैलेंस शीट की आप एसेट साइड में दिखाते हो? अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स, तो क्या इसको आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हो? अब उसको कहां दिखाओगे बेटा? अदर नॉन करंट एसेट्स में। क्या लिखोगे बेटा? अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाओगे। आया समझ में? अरे बोलो नाउ। फिर बारी किसकी आएगी बेटा? करंट एसेट्स। फिर बारी किसकी आएगी बेटा? करंट एसेट्स। नहीं आया समझ में? तो करंट में क्या? फिर वही स्टॉक, डेटर्स, कैश, उन तीन को नीचे 1 बाय 1 क्या लिखोगे बेटा आप यहाँ पे? कैश, बैंक, सबसे लिखोगे बेटा स्टॉक, डेटर्स,
फिर क्या आएगा बेटा, कैश इन हैंड या कैश एट, दैट्स इट। इन सबको लिखा जाएगा। नहीं आया समझ में? इन सबको यहां टोटल करोगे तो क्या आएगा, लाइबिलिटी और लाइबिलिटी नहीं सॉरी असेट्स, असेट्स और लाइबिलिटी बैलेंस शीट डेली। अरे बोलो ना, दैट्स इट। हाँ वन मोर थिंग, आप लोग बोलो ना, बी आर बिल्स रिसीवेबल और क्या आता है, डेटर्स। आप इन दोनों को कंबाइंड बना के क्या लिखोगे बेटा आप लोग, बेटा वहां डेटर्स मत लिखना है, या फिर आप लिख देना उसकी जगह क्या लिखोगे, ट्रेड रिसीवेबल। अरे हाँ लिखा है डेटर्स, उस डेटर से आप क्या लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। क्यों ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, डेटर्स और बीआर दोनों का सम करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। तो जहां पे डेटर्स लिखा हुआ है वहां पे स्पेसिफिकली क्या लिखोगे बेटा आप लोग, बेटा ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां पे करंट लायबिलिटी में लिखते हो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स नहीं, क्या लिखो, ट्रेड ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्या समझ में आया, कुछ डाउट है इस पॉइंट के अंदर, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो, नाउ दैट्स इट। यस हाँ बोलो। स्टॉक, करंट एसेट्स में स्टॉक, अच्छा उसके आगे क्या लिखा है ऐसा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हाँ बोलो, हाँ पूछो क्या डाउट है, कुछ भी नहीं। पंकज ऑल इज वेल, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? तो P&L कैसे बनेगा एंड क्या बनेगा बेटा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इस चीज के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कशन किया। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है, सिर्फ नोट्स में एक क्वेश्चन ले रखा है इसके रिगार्डिंग, फिर भी क्योंकि मान लो कभी बुलेन बड़े क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए कैसे कैसे बनता है। तो किस आइटम में क्या क्या आता है मैं बता चुका हूं, बताना बाकी है। आओ कम टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आओ बेटा 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करो पूरा बेटा अच्छे से, एक एक आइटम और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको याद होना चाहिए कौन सा फिगर कहां पे क्या लिखा, किस चीज का बेटा। क्वेश्चन पढ़ लिया और ना फिर इतना बड़ा पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है।
सभी ने पढ़ लिया होगा? क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे बेटा, है ना? The Acts Limited was registered in authorized capital 10 lakh divided into rupees 10 और 10 रुपए वाले शेयर है 10 लाख रुपए के, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स। 1 अप्रैल 2013 को 1,86,420 का क्या है बेटा मेरे पास? स्टॉक है। पॉइंट नंबर 2 की बारे में बात करूं, मेरे पास सेल्स एंड परचेज रिटर्न गिवन है। ये बेटा सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न है या सेल्स और परचेज रिटर्न है? बोलो। ये सेल्स रिटर्न और क्या है बेटा? परचेज रिटर्न। सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर 19,240, 18% बैंक लोन, ऑफिस एंड सैलरी एक्सपेंडिचर्स, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशंस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। सबसे पहले एक बात बताओ, आपको आइडेंटिफाई करना, स्टॉक का इफेक्ट कहां, ओपनिंग स्टॉक का इम्पैक्ट कहां जाएगा? हम इस क्वेश्चन में मैं बताता हूं, ट्रेडिंग इस क्वेश्चन में को पीएल बनाना है और क्या बनाएगा बेटा? बैलेंस शीट। तो मेरा एक क्वेश्चन है, स्टॉक का इफेक्ट कहां जाएगा? बोलो। स्टॉक का इफेक्ट ट्रेडिंग नहीं, हम यहाँ पे पीएनएल बोलेंगे क्योंकि ट्रेडिंग तो यहाँ बनेगा ही नहीं। क्यों? मैंने आपको बताया यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट बनेगा और क्या बनेगा? बैलेंस शीट, दैट्स इट। तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा? पीएनएल स्टेटमेंट। और कहां जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री। अरे मैं बता रहा हूं, ओपनिंग और क्लोजिंग। अरे बोलो ना। सेल्स रिटर्न और क्या किए उन्हें? परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न मतलब क्या? जो टोटल सेल्स होगी उसमें से लेस कर दिखाएंगे। और मुझे बताओ सेल्स कहां दिखती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परचेज रिटर्न कहां जाएगा? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज। एक ही बात है बेटा। अरे हाँ है ना? अरे बोलो। उसके बाद मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर कहां? पीएनएल में या बैलेंस शीट में? पीएनएल में। लोन लाइबिलिटी या पीएनएल? लोन तो आपकी लाइबिलिटी है। कहां जाएगा? बैलेंस शीट। सैलरी एक्सपेंडिचर पीएनएल। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, वेरी गुड। और ट्रायल बैलेंस के कितना इफेक्ट? एक इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम होते हैं उनका एक इफेक्ट आता है बैलेंस, और उसके एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट बेटा? हमेशा ड्यू इफेक्ट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, बैलेंस शीट। फर्नीचर, डेटर्स क्रेडिटर्स, कैश, पीएनएल। पीएनएल में ओपनिंग में ऐड करेंगे। परचेज सेल, परचेज और सेल पीएनएल। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कैरीज इनवर्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऑडिटर फीस, डिलीवरी एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, कैश इन हैंड, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, बैलेंस शीट। हमने एडवांस, मैंने बताया भी था अभी कुछ दिनों पहले, एडवांस पेमेंट टैक्स आपकी करंट असेट्स होती है, बताया था ना? क्या यहां तक के आइटम आप ट्रांसफर कर सकते हो? कहां पे क्या क्या लिखना है? ठीक है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बोल, जवाब दो। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2014 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। उस दिन की बैलेंस शीट भी आपको बनानी है। बोलो हाँ है ना? पॉइंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं? क्या आपकी लायबिलिटी है? तो बेटा जो करंट ईयर का एक्सपेंस होगा उसमें इसको जोड़ेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। बेटा ये तो पता होगा ना? अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को करंट ईयर जो तो हमारे खर्चा था उसमें ऐड करेंगे, और जितना आउटस्टैंडिंग का पोर्शन वो पीएनएल में क्या किया जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। अरे नहीं बात समझ में? बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा इस साल का है, उसको अभी तक पे ही नहीं किया। जो खर्चा इस साल का उसको पे ही नहीं किया तो उसको पीएनएल में रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। बेटा मैंने एक सबसे पहली बात, अब बेटा सारे एडजस्टमेंट आ रही है, ट्रायल बैलेंस का आइटम है। एडजस्टमेंट का हमेशा कितने इफेक्ट देना है? 2 इफेक्ट। ये नियम बना लो, एडजस्टमेंट जितने भी होंगे एडजस्टमेंट के हमेशा मुझे 2 इफेक्ट देने होंगे। बोलो हाँ है ना? आओ तो मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1890 1200, क्या आपने पढ़ा होगा ना कभी बचपन में जब आप ट्रेडिंग बनाते थे
तो जितनी आपकी सैलरी होती थी उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप ऐड करते थे, कुछ याद आ रहा है? तो मैंने भी यही तो बोला। अब ये जितना आउटस्टैंडिंग है इसको बैलेंस शीट में जाके आप दिखाते थे, लायबिलिटी साइड में कुछ याद आ रहा है? तो मैंने वही चीज बोली बेटा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 1890 है, तो इसको हम पेंडल में जब बनाऊंगा तो यार सैलरी लिखूंगा तो यहाँ पे 1890 यहां लिखूंगा, प्लस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1890 दिखाऊंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? अरे बोलो क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना बड़ा ध्यान से। आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी, तो ऑफिस सैलरी में पीएनएल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ उसके बाद ऑन द सेम डेट, मतलब 31 मार्च की बात कर रहा है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, तो क्लोजिंग होगा या ओपनिंग होगा? क्लोजिंग कितना है? 124840। इसके कितने इफेक्ट? एक इफेक्ट दो इफेक्ट? दो। पहला इफेक्ट तो चेंज इन इन्वेंट्री में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट की असेट साइड में करंट असेट्स में शो करेंगे स्टॉक। अरे बोलो ना, बोलो ना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फॉर 6 मंथ। मतलब क्या? हमने 6 महीने का ही इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है, जबकि प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने इंटरेस्ट प्रोवाइड और करना है। मुझे बताओ आपके पास लोन कितने रुपए का था? 50,000 रुपए का। देखो लोन कितने का था? 50,000 का लोन था। 50,000 के लोन के ऊपर 18% से साल भर का इंटरेस्ट कितना होता है? 9,000। अरे 50,000 मल्टीप्लाई भी 18% तो 9,000 रुपए ही आएगा। बट पीएनएल में डेबिट कितना रहा? इंटरेस्ट ऑन लोन देखो कितना आउटस्टैंडिंग है। तो इफेक्ट जब हम यहां पे इंटरेस्ट लिखेंगे तो 4,500 लिखा हुआ ही है, 4,500 लिख देंगे। एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट? एक इफेक्ट दो इफेक्ट? एक इफेक्ट या दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बोलो हाँ है ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है। तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट होगा, एक इफेक्ट दो इफेक्ट? पहला इफेक्ट डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? पीएनएल में, और बैलेंस शीट की एसेट्स में से क्या होगा? कम हो जाएगा। हाँ है ना? इनकम टैक्स के दो इफेक्ट, पीएनएल में से टैक्स माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। 15% डिविडेंड डिक्लेयर किया, प्रपोज, एक इफेक्ट दो इफेक्ट? नो इफेक्ट नहीं, एक इफेक्ट या दो इफेक्ट? दो इफेक्ट। पहले पीएनएल लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड और बैलेंस शीट की लायबिलिटी दिखाएंगे प्रपोज डिविडेंड। करोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। और रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट 5% से कम होगा, उतना ही हम अमाउंट जनरल रिजर्व में शो करेंगे। दैट्स इट। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगता है, डिविडेंड के अमाउंट पे? डिविडेंड के अमाउंट पे। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या मांगा है? पीएनएल। आपने सुनना बेटा, क्वेश्चन को नोट डाउन करने पे ध्यान मत लगाना, समझ में आना। पूरा क्वेश्चन में नोट डाउन कर दूंगा, उसके बाद मोबाइल से फोटो खींच लें तो भी आपका काम बन जाएगा। आप पहले इस क्वेश्चन को समझने पे कोशिश करना। अरे नोट्स में एक ही क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन में सेल्फ साइड होने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का पार्ट, मतलब सिलेबस में है ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, बट एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी अपन सेल्फ साइड इसको पढ़ते हुए जा रहे हैं बेटा। तो ध्यान से बेटा, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। सिर्फ मैं क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं, और फिर जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दूं उसके बाद क्या होगा बेटा? आप क्या करना बेटा? मोबाइल से फोटो खींच लेना, आपका काम बन जाएगा। बोलो क्लियर? नाउ क्वेश्चन ने मुझसे यहाँ पे क्या क्या मांगा? एक चीज मांगी, दो चीज मांगी? तो कौन कौन सा? पीएनएल और दूसरा कौन सा? आओ समझना। सबसे पहली बात, अभी तक आप जो पढ़ते हो ना, तो आप लोग क्या करते हो? पहले पीएनएल बनाते हो, पीएनएल बन जाता है, उसके बाद क्या बनाते हो आप? बैलेंस शीट। पर वो तरीका मुझे नहीं आता है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूं मैं, इसलिए मैं एक अलग तरीका बनाने वाला हूं, और तरीका वो आपको फॉलो करना है। और तरीका जबरदस्त तरीका है। आपको इनिशियल लेवल समझ में नहीं आएगा, मैं क्या कर रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा? पीएनएल मांगा है और क्या मांगा है? बैलेंस शीट। दोनों हम एक साथ बनाएंगे। से एक तो ढंग से बनता नहीं है, दो एक साथ कहां से बनाएंगे? मैं बोल रहा हूं, आप मेरे को भरोसा रखो, बनेगा। तरीका मेरा होगा, बस आप ध्यान से देखना बेटा। मुझे क्या बनाना है बेटा? पीएनएल। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर, ध्यान से 31 मार्च 14, ध्यान से समझना, पर्टिकुलर। और क्या बेटा, अमाउंट। क्या आपको बैलेंस शीट बनानी है? बैलेंस शीट बनाएंगे, ये तय है, ये बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट या एज ऑन, एज एट 31 मार्च 2014। पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ध्यान समझना, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा बेटा, असेट्स। अब सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से बेटा, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। क्या इसका फॉर्मेट तो मुझे, रफ फॉर्मेट तो मुझे पता है। फॉर्मेट में क्या क्या आता है? सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, इसमें क्या आएगा, शेयर कैपिटल। क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी। फिर क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। दैट्स इट, यही तो आएंगे। असेट्स में क्या आएगा, नॉन करंट असेट्स। इसमें क्या आएगा, फिक्स्ड असेट्स। फिर क्या आएगा, टेंजिबल असेट्स। फिर क्या आएगा, क्या क्वेश्चन पूरा पढ़ा के दिखा गुडविल आपको? क्या दिखा कहीं भी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क? क्यों लिखे टाइम वेस्ट करो अपना? अरे जब नहीं है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट्स। क्या पूरे क्वेश्चन में कोई दिखा आपको इन्वेस्टमेंट्स? जब इन्वेस्टमेंट है तो क्यों लिखूंगा इन्वेस्टमेंट्स? फिर लिखेंगे क्या बेटा, फिर भी फिर इन्वेस्टमेंट दिखा क्या? जब इन्वेस्टमेंट है तो क्यों लिखो नॉन इन्वेस्टमेंट? आया समझ में? नाउ फिर लिखूंगा करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या आता है, स्टॉक, तो बोल सकते हो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। लगभग मुझे यही आती है, बाकी हमने स्टेज छोड़ रखा है, कुछ होगा तो हम और कुछ लिख देंगे। कुछ है क्या ऐसा आइटम? हाँ तो ठीक है, अदर नॉन करंट असेट्स। आया समझे बेटा? अरे बोलो, ये भी लिखना है। सो जाओ बेटा, थोड़ी अच्छा रहेगा बेटा। मेरे पांव तो लंबे कर रखे हैं, थोड़ा लंबा हो जाओ बेटा। मुझे पांव लंबे से आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपकी इच्छा से कैसे बैठ सकते हो, लेट लेट भी पढ़ सकते हो, बस जगते रहते पढ़ना है बेटा आपको, सोते हुए नहीं पढ़ना है। मुझे आपत्ति नहीं, आप आराम से छोड़ो के ऐसे सो पढ़, आपकी इच्छा बोली ऐसे ऐसे लेके पढ़ो, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। और पढ़ो, बस इस बात से खुशी मिलेगी मेरे को। समझ में आया? दाल बाफले खा के आए हो? हाँ? तो फिर पता नहीं सर, खाना खा लिया है? किसी टिफिन अपना खुद का खाया, किसी और का खाया? ऐसा नहीं किसी और के टिफिन बहुत अच्छी माल तला है, सब खा लिया दवा के, कि मिलेगा नहीं ऐसा, बस खा लो आज। नौ ध्यान से, वन मोर थिंग स्टार्ट कर दे, वन मोर, सबसे पहला स्टॉक। और वन मोर थिंग, हाँ हम पीरियड की बात करते हैं, यहां पे सबसे पहले क्या था, ए पॉइंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बात खत्म। और फिर क्या आएगा, मिसलेनियस इनकम। पॉइंट नंबर बी, एक्सपेंसेस। क्या पॉइंट आता है? अब मुझे बताओ, जब हम एक्सपेंसेस की बात करें, सबसे पहले मैं कल बताया था क्या आएगा, परचेज। फिर क्या आएगा,
change in inventories, manufacturing expenses, employee benefit expenses, amortization and depreciation, and क्या बेटा अदर एक्सपेंसेस। क्या यही चीजें आएंगी? हाँ, ये कुल तो फाइनेंशियल देखो, फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। क्या यही चीजें आती हैं? इसके लिए कुछ और आता है? अरे इसके अलावा कुछ लगभग कुछ चीजें, और जो चीज मान लो यहां कवर नहीं है डाल देना अदर एक्सपेंडिचर में। अरे हाँ है ना, तो टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी। अरे हाँ है ना, अरे बोलो। फिर यहां लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। इस पर लेस करेंगे क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। अरे बोलो, फिर क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा। एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या ये चीजें लिखते हैं? क्या ये वही फॉर्मेट हम डिस्कशन लास्ट डे हमने किया था? अरे बोलो ना। चलो, ये डिस्कशन किया था। अब वन बाय वन एक एक आइटम डिस्कशन करेंगे। आओ देखना, अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे डाटा पुट करना है, अपने आप चीज आएंगी। स्टॉक, स्टॉक का रेट में क्या? चेंज इन इन्वेंट्री में आता है। बट मेरे पास तो ओपनिंग स्टॉक है, क्या क्लोजिंग स्टॉक है क्या? तो पीछे गिवन है। तो अब अभी मैं यहां छोड़ के पीछे जाऊंगा, पे आऊंगा, तो अल्टीमेटली मुझे समझ में आ गया ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखा हुआ है। तो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सेल्स, और क्या गिवन है? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो मुझे पता है क्या यहाँ पे सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, तो टोटल सेल्स में मिलेगी, उसमें से लेस करके हम लिखा देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। क्या चलेगा? बैंक लोन नहीं, हाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर। और आपने आगे पढ़ा होगा इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बहुत से खर्चे गिवन है। देखो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अरे हाँ है ना, बोलो। एंड आउटस्टैंडिंग भी गिवन है इसके रिगार्डिंग। तो ठीक है, आओ इसके लिए हम बात करें। सबसे पहला हम यहां देखते हैं, पहला वर्किंग नोट शुरू हो गया बेटा आपके लिए। यहां से वर्किंग नोट, तो सबसे पहले लिखते हैं किसके लिए बेटा? चेंज इन इन्वेंट्री। बात खत्म। चेंज इन इन्वेंट्री। तो मुझे बताओ मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,86,000 फॉर 20। ओपनिंग स्टॉक पता नहीं, छोड़ दो। पॉइंट नंबर 2 किसका था? सेल, सेल्स लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 परचेज लिखेंगे। तो मुझे यह पता कि जो टोटल सेल्स आएगी उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो। तो मेरी सेल्स रिटर्न कितनी है बेटा? 12,680। परचेज कितनी है? हाँ 98। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? टोटल परचेज रख देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? लोन। बोलो क्या गिवन है? लोन। अब ये मेरी एसेट्स है लायबिलिटी? अच्छा सॉरी, पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है। पॉइंट नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है?
19,240। और भी कुछ खर्चे आएंगे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, जितने भी खर्चे आएंगे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उस सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को हम यहां लिख देंगे। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं तो ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, बोलो, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। अरे हाँ या ना, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, क्या आएगा, बैंक लोन। बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, करंट नॉन करंट, नॉन करंट कितना आएगा बैंक लोन, 18% बैंक लोन, कितना, 50,000। समझ में आया? नो, तरीका अलग है, पर फिर से पुट करोगे आपका क्वेश्चन अपने आप टेली होगा, देखना भी। उसके बाद क्या गिवन है, ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंडिचर। तो क्या ये एम्प्लॉय बेनिफिट का पॉइंट है? अरे बोलो, मैंने बताया भी था आपको, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या, सबसे पहले क्या गिवन है, 17870। समझ में आया? डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, क्या डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा वो सैलरी का पार्ट है क्या? नहीं, वो कहा जाएगा, मैंने बताया था डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, मीटिंग फीस, कहां जाएगा बेटा, अदर एक्सपेंस। कुछ याद आ रहा है? अरे बोलो। तो पॉइंट नंबर 6 हमने बताया किसका बेटा, अदर एक्सपेंसेस। क्या डायरेक्टर फीस कितना है, 26,250। क्या समझ में आ रहा है? अरे बोलो, क्लियर है बेटा? नहीं आया? अब फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, क्या ये असेट्स से लायबिलिटी या एक्सपेंडिचर? असेट्स। कितना, 164,210। मुझे बताओ, आप असेट्स जब लिखोगे तो असेट्स एक एक लिखोगे, सब एक साथ लिखोगे? एक साथ। तो मुझे पता है असेट्स तो बहुत सारी आने वाली है, तो मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट नंबर 7 यहां पे। किसके लिए बेटा? टेंजिबल असेट्स, नॉट असेट्स, टेंजिबल असेट्स। बात समझ आई मेरी? अरे बोलो ना, पर्टिकुलर। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना है, 1 लाख। बट क्या इसमें डेप्रिसिएशन माइनस होने बाकी है? हमें पता है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ाया मैंने एक बार। आया समझ में बेटा? श्योर। ठीक है, गिवन है फर्नीचर 5,000, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगना। बात नेक्स्ट, डेटर्स एंड डेटर्स। तो भैया पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था कि कहीं भी वो गिवन है क्या, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल नहीं। तो नाउ क्या है, असेट्स। हाँ, ये कितना है, डेटर्स कितना है, डेटर्स 1 लाख, क्रेडिटर्स 16, 62,220। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है पक्का पंकज? नो, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, समझता है इससे, दैट इज कैश एट बैंक। कितना, कैश कितना, 96,860। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। तो एक काम करते ना, हम यहां पे भी पीएनएल, तो अच्छा पीएनएल समझना, मैं यहां बताता हूं। एक काम कर सकते हो, एक ऑप्शन है कि यहां पे आप ओपनिंग वेट कर दो, या जो आ रहा है रिजर्व से पे बहुत सारे होते हैं बेटा। अरे बोलो, से एग्जांपल, तो यहां पे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल कितना, क्या सभी समझ में आया? अगर जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम जो आएंगे उन सबको यहां रिजर्व का बैलेंस यहां लिख देंगे। अरे क्योंकि हमें तो टोटल करके लिखना है ना बेटा, ऐसे का नहीं, यहां पे बोला था ना। अरे समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट, उसके बाद क्या किए होने बेटा, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल अकेली है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इश्यूज गिवन है क्या? नहीं। तो क्या डायरेक्ट हम यहां पे जाकर शेयर कैपिटल लिख दूं 5 लाख रुपीस?
क्या समझ में आया सभी को? अरे हाँ है ना। उसके बाद क्या गिवन है? परचेज और सेल। परचेज कितना? 7,12,000, 18,210। सेल 11,69,900। बोलो हाँ है ना, काम हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कितना? 1,00,000। क्या सभी समझ में आ रहा है? नाउ उसके बाद कैरीज इनवर्ड। समझता, मैंने आपको बोला था कल भी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपने किया हुआ गुड्स को परचेज करने के रिगार्डिंग, तो उसको परचेज की कॉस्ट में ऐड करेंगे, बताया था। तो क्या कैरीज इनवर्ड के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं, आप लोग थोड़ा लेट छोड़ूंगा, थोड़ा सा राजू बेटा, थोड़ा सा लंबा चलेगा। अच्छा बट थोड़ा सा बैच से आप लोगों की सब्जेक्ट सर को बोला ना, आज मैंने लेट छोड़ा, प्लीज आज अलाउ कर दे आपको ना, आज के लिए ना समझना। हम आप बात करें किसके लिए बेटा? परचेज और सेल के बारे में डिस्कशन हमने यहाँ पे किया। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। कैरेज इनवर्ड, क्या कैरेज इनवर्ड गुड्स को परचेज करने की कॉस्ट होती है? उसको परचेज में ऐड करेंगे, अलग दिखाएंगे, परचेज में ऐड करेंगे। कितना कैरेज इनवर्ड? 49। परचेज ये रहा, तो 4910। समझ में आया? बोलो क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आओ, तो ये अल्टीमेटली क्या फाइनेंस कॉस्ट है बेटा? ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट है ना, कितना? 4,500। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी गिवन है, जब पढ़ेंगे तब इस चीज के बारे में बात करेंगे। बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आपसे ऑडिटर फीस, अदर एक्सपेंडिचर। बेटा ऑडिटर फीस अदर एक्सपेंस डाल सकते हैं? अरे हाँ है ना। ऑडिटर फीस अदर एक्सपेंसेस, कहां अदर एक्सपेंसेस? ये रहा, कितना? 80। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट कितना? पॉइंट नंबर 8, बैलेंस शीट में अदर नॉन करंट कितना बेटा? 6,000। आया समझ में बेटा? एडजस्टमेंट है क्या? बोला है एडजस्टमेंट? अच्छा ठीक है, मैं भी 1 मिनट इस पॉइंट को छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? कि कुछ पॉइंट गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटा? 12,84,000, 1,28,000। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्लियर। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लूज टूल्स। क्या ये भी तो आपके एसेट्स है? लूज टूल्स 12,500। बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? लूज टूल्स के बाद कैश इन हैंड कितना? 19,530। नेक्स्ट उसके बाद क्या गिवन है? क्या एडवांस टैक्स आपकी असेट्स होती है? एडवांस टैक्स पेमेंट कितना? सॉरी 84। बोल जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे हाँ है ना? क्लियर। क्या मेरे टीवी के आइटम सब हो चुके हैं? जो जो आइटम नहीं, उस थोड़ा सा हल्का सा पेंसिल से स्टार बना लो, बाद में बता देना। पहला चीज हम कौन छोड़ी बेटा? हमने एक तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस छोड़ा। अरे बोलो, क्या इसके अलावा किसी आइटम को छोड़ा है क्या हमने? नहीं। तो छोटा सा डॉट बना दो, उस समय याद रहे कि ये पॉइंट को रहना छूट नहीं जाए हमसे बेटा। क्लियर? यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक, हम बात ही कर रहे हैं। 31 मार्च 2014 को अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड ऑफिस सैलरी एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग 1890 एंड, तो क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है? खर्चे में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। समझ में आ रहा है? ईमानदारी से बेटा। क्लियर? तो मुझे बताओ यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कितना है? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस यही है, देखो ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहां लिखा हुआ है। अरे बेटा तो ना कितने रुपए का है? 1890, तो प्लस 1890। इसका एक इफेक्ट दूं या 2 इफेक्ट दूं?
अभी तक कितने इफेक्ट दिए? दूसरा इफेक्ट देना कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्या मेरे पास जगह है बैलेंस शीट लायबिलिटी? हाँ, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 1890। दो इफेक्ट हो गए। क्या एक और दूं? पेट भरा कितना बार? 2 बार। तीसरी बार नहीं। क्या मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख रही है? तो क्या ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर है? कितने रुपए का? तो कहां जाएगा? 2 आइटम। एक बार तो अगर यहां पे दूं 1200 रुपीज, कितने इफेक्ट? एक। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। कितना? 1200। हाँ, समझ में आया बेटा? श्योर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्लियर? क्या पॉइंट नंबर 1 हो चुका है, होना बाकी? पॉइंट नंबर 2, स्टॉक को कितने पे वैल्यू किया? 1,24,840। क्या ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट है? क्या है? अरे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट ही है। कितने इफेक्ट? ठीक है, एक इफेक्ट ये क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,248। एक इफेक्ट। दूसरा कहां जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। 1,24,840। अब मुझे बताओ, ध्यान समझना, ठीक है, बाद में बात करेंगे। लूज टूल्स 12,500 का था, अब कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 का हो गया, तो 2,500 का क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। तो यहां पे लिखेंगे अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। कितना? 2,500। क्या समझ में आया सभी को? अरे बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, अमोर्टाइजेशन, और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना बड़ा ध्यान से। यस, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट। 6 महीने का इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना है। तो मुझे बताओ किसके करना है? लोन के ऊपर करना है, किसके ऊपर करना है? लोन। लोन कितने रुपए का है? 50,000। 18% से कितना होता है? 9,000। 6 महीने करना है तो कितना आएगा? 4,500। तो 4,500 फाइनेंस कॉस्ट में ऐड कर दूं। क्या ये आउटस्टैंडिंग है? यस। तो यहां पे आएगा 4,500 आउटस्टैंडिंग। क्या समझ में आ रहा है सभी को? अरे हाँ या ना? क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया। हर आइटम को 2 इफेक्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं। जब तक हर आइटम को 2 इफेक्ट ना हो तब तक आगे आप मत बढ़ना। पॉइंट नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, तो 1,28,400 का 15% कितना होता है? 19। एक इफेक्ट असेट्स में माइनस करना, दूसरा इफेक्ट खर्चा। तो कहां जाएगा? P&L में अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। अरे हाँ है ना? तो ये लिख दिया हमने, कितना बेटा? 19,260। क्या समझ में आ रहा है? अरे बोलो। नाउ फर्नीचर पे कितना परसेंट? 10%। फर्नीचर कितना? 500। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे। क्या समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर? नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, 1/3 ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। मुझे बताओ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कुल कितना था? 6,000। तो मुझे बताओ 6,000 में से 1/3 कितना होता है? 2,000। क्या वो अमोर्टाइजेशन का पार्ट है? अरे रिटर्न ऑफ करना अमोर्टाइजेशन है। अरे हाँ है ना? तो प्लस 2,000, जबकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने लिख रहे थे कितना बेटा? 6,000। तो क्या 6,000 में से 2,000 लेस होगा? अब आया सब में 2 इफेक्ट। अरे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कुल कितने? 6,000 का था, इसमें से 1/3 को राइट ऑफ करना है। तो 6,000 का 1/3, अरे कैसा है बताऊं क्या? 6,000 डिवाइड बाय 1/3, 2,000 को ही रिटर्न ऑफ करना है। तो इस 2,000 रुपए को रिटर्न ऑफ करेंगे, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या? अमोर्टाइजेशन में जाएगा ना 2,000 रुपए। अरे हाँ या ना? नहीं आया समझ में? कम कमा रहा है? पक्का? श्योर? कुछ डाउट है? अरे बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाना है, तो उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट बनेगा तब बात करेंगे। इसको डॉट बना दो, भूल नहीं जाए। डिविडेंड देंगे 15% से, ठीक है भैया। डिविडेंड देना 15%, तो 15% कैपिटल का होता है या प्रॉफिट का? कैपिटल का। कैपिटल कितने रुपए की थी? 4 लाख। 4 लाख का 15% कितना होता है? 60,000। लिख दिया 60,000। एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट, डबल इफेक्ट?
एक दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्या लिख दूंगा बेटा मैं? अब मेरे पास जगह नहीं है, तो छोड़ो, मेरे पास जगह ही नहीं है। चलो, प्रपोज्ड डिविडेंड कितने रुपए का बेटा? 60,000। अब डिविडेंड दे रहा हूं तो क्या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है? कितने परसेंट से बेटा? 17%। तो 17% किस पे लगेगा? टैक्स इनकम पे लगेगा या डिविडेंड के अमाउंट पे? डिविडेंड के अमाउंट पे। तो 60,000 का कितना परसेंट? 17%। कितना होता है? 10,200। तो ये 10,200 मैंने यहां पे लिखा। ये 10,200 क्या मेरे को यहीं पे शो करना पड़ेगा? क्या करूं मैं? तो ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। करंट लायबिलिटी में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितने रुपए? 10,200। एक इफेक्ट यहां पे, एक इफेक्ट यहां पे। 10,200 कैसे है बताऊं क्या? 17% ऑफ 60,000। क्या सभी को समझ में आया? अरे बोलो, क्लियर? पॉइंट नंबर 6 हो गया, पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 6 में एक पॉइंट गिवन है कि जितना आपको प्रॉफिट होगा उसका 5% ट्रांसफर करना, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अरे हाँ है ना? क्या सारा काम क्वेश्चन खत्म हो गया? अब सारे काम को बंद करो। सबसे पहला मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? 186। क्लोजिंग कितना हुआ? इतना। तो चेंज इन इन्वेंट्री हुआ। अरे चेंज इन इन्वेंट्री हुआ, तो चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ बेटा मुझे बताओ? बोलो। 186,420 था, 124,840। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं 9। तो चेंज इन इन्वेंट्री हुआ कितना हुआ? 61,580। तो 61,580 जो हुआ, क्या स्टॉक इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो ठीक है, 61,580। अगर इंक्रीज होता तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन में बताया था बेटा मैंने। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 सेल्स। तो यहां से हमने 11,69,900 में से 12680 को माइनस करो, कितना आया? 11,57,220। ये अल्टीमेटली क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? अरे बोलो। तो 11,57,220। और जवाब दो, क्या सभी को समझ में आया? अरे हाँ है ना? परचेज कितना रहा है? 718,210 माइनस 9850 प्लस 4910 कितना? 7,13,270। बस ये परचेज। तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना? 7,13,270। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेटा कितना आ रहा है? 130,870। 130,870। यहां पे कितना आता है बेटा? 19,720। 90,070 रुपीज। ये क्या था? एम्प्लॉय। तो 19070। क्या समझ में आया? अदर एक्सपेंसेस कितना है? 34,850। तो यहां पे लिखा अदर नहीं है, तो 34,850। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट कितना? 9,000। फाइनेंस कॉस्ट कितना? 9,000। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंडिचर 24,260। तो ये लिखा 24,260। समझ में आया? यस। सारे खर्चे हो गए, कुछ बचा ही क्या? नहीं। बताओ, ये तो यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो 220। अदर इनकम क्या? नील। इन सबको जोड़ो, कितना रहा है? फास्ट। कैलसी नहीं है? हाँ। 9,92,900। इसमें से इसको माइनस करो, ए माइनस बी करो। $164,320। क्या क्वेश्चन में टैक्स के रेट गिवन है? कितना परसेंट? 50%। 50% कितना होता है? हाँ, 82
8216 को दूसरा फिट कहा जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में शो होगा? अरे बोलो, अरे होगा ही नहीं होगा? मैं कहां लिखूं, जगह ही नहीं मेरे पास। हमने थोड़ी मना किया तो छोटा बनाओ सर। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है बेटा? 82160। क्या समझ में आया? अरे बोलो, क्लियर? ये आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसका 5% आपको जनरल में ट्रांसफर करना है। कितना आया? तो 8260 का 5%, 82160 का 5% कितना? 4108। दूसरा फैक्ट तो जहां लिखेंगे जनरलिज्म कितना? 4108। क्या समझ में आया? कुछ नहीं करना, एडजस्टमेंट और वही गारंटी है ना, ऑटोमेटिक टेली होगी 2 मिनट में भी। देखना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे हाँ है ना, क्लियर? ये हो गया। अब मुझे बताओ इन सब में से इन सबको लेस करें कितना आया? कैसे? डबल एट बेटा 82160 में इन सबको लेस करो 70 78। इसको बोलते हैं ना प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो 7850 तो ऐड कर दो इसके अंदर ड्यूरिंग द, अरे बोलो कितना बेटा? 7850 52 कितना है? 7852 के 46492 50600। ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व एंड सरप्लस कितना बेटा? 50600। क्या समझ में आया? सारे आइटम हो गए, बस ये बाहर लिख दो। कुछ गिवन है क्या? नहीं। तो 164210 4500 1,00,000 140। इन सबको जोड़ो, 2875 27 2,87,850। तो ये लिखा है 2,87,850। क्या समझ में आया? और सबसे मजे की बात, ये तो हम कर चुके हैं, करना बाकी। अब इन सब की टोटल लगाओ। मैं दावा कर रहा हूं बेटा ये टेली है, और अगर ये टेली नहीं हो तो मैं आज से अकाउंट्स पढ़ाना छोड़ दूंगा। 12,35,160। इसका भी करो, गारंटी है बेटा यार 12,70,160, क्योंकि मैंने हर आइटम का डबल इफेक्ट दिया। क्या हुआ सर? ऐसा क्वेश्चन होता है कभी क्या? वो समझ में आया बेटा? अरे बोलो, नहीं आया समझ में? कहां जाना अपन को? नहीं समझ में आया? आया सभी को समझ में? फिर बोलता हूं 2,87,850 नहीं हो रही है। आज छोड़ दिया अकाउंट से बेटा, तो गलती आपकी है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां लिखा था आपने 82160। हाँ, ये क्यों लिखा नहीं? ये भी तो है, सॉरी। कितना आ रहा है? बाहर लिखो 7590। हाँ, तो ये तो आपको करना चाहिए काम, मेरा थोड़ी है क्या? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता बैलेंस शीट टेली ना हो। मैं कह रहा हूं गारंटी है बेटा। तो ये गलत आ रहा होगा फिर तो। ये वाला कैसा आएगा? टोटल अभी तो 12 लाख आ रहा था,
तो क्या सबका बोला एक साथ क्या? 7,22,700। किसका भी लोग फटाफट से। अच्छा आपने लास्ट रख ली मेरी यार, नहीं तो भैया आज तो अपना तो करियर ही खत्म हो जाता। बोलो समझ में आया बेटा? थोड़ा बहुत या पूरा? इस क्वेश्चन को मैं पूरा समझाता हूं वापस में एक बार अभी आपको। हाँ सर, बहुत समझ में आया बेटा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यहां अपना चैप्टर पूरा खत्म होता है, कंपनी फाइनल अकाउंट। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।